देखिए, पंथ निरपेक्षता में ये होता है कि पंथ निरपेक्ष हमारे भारतीय संविधान में इसलिए शामिल किया गया, इसमें कहा गया है कि देश के राज्यों का या देश का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। यानी कि भारत का संविधान किसी विशेष धर्म को ना तो पालेगा, ना ही उसका प्रोत्साहन करेगा, ना उसका महिमा मंडन करेगा। जैसे भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, लेकिन हिंदू ज़्यादा होने की वजह से भी क्या हो रहा है, क्या उसके अंदर हिंदुओं को देखते हुए इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया है? नहीं। भारत देश का कोई धर्म नहीं है, देश के कोई जाति नहीं है, लेकिन एक अपवाद मिलता है, देश के लोगों का धर्म और जाति होगा। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब यही है कि देश का अपना कोई भी धर्म नहीं है या देश किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा, सबके साथ समभाव का व्यवहार करेगा, बराबर व्यवहार करेगा। तो इसी के ऊपर लिखवाना है। लिखिए, इसका अर्थ होता है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, तथा देश के राज्य समभाव का व्यवहार करेंगे। देश के राज्य समभाव का व्यवहार करेंगे। हो गया? देश किसी विशेष धर्म का पोषण भी नहीं करेगा, साथ ही पोषण भी नहीं करेगा, साथ ही सभी धर्मों में समान रूप से समभाव का विचार रखेगा, समभाव का विचार रखेगा। धर्म आवश्यक है क्या? धर्म आवश्यक है क्या? राष्ट्र ये भी तो कर सकता था, क्योंकि इसी के अंदर ये भी है, जब राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र के राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होगा, तो व्यक्ति का धर्म क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? खत्म किया जा सकता था। इससे समस्या ही तो पैदा होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। एक दूसरे से कुछ विशेष चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि हम उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, अपना नहीं सकते हैं, तो एक समस्या ही तो है। तो देश ये भी तो कर सकता था कि धर्म को समाप्त कर दे, राष्ट्र की तरह व्यक्ति का भी कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया संविधान में। क्यों? बल्कि धर्म के संरक्षण के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 30 तक धर्म की स्वतंत्रता के लिए फंडामेंटल राइट तक बना दिए गए।
उसे कोई छेड़ भी नहीं सकता, और शक्ति दे दी गई है। कमज़ोर करने की जगह ज़्यादा शक्तिशाली कर दिया गया राष्ट्र के थ्रू या राज्यों के भी थ्रू। ऐसा क्यों किया गया? क्यों किया गया? इसका कारण ये है कि देश ये नहीं चाहता था कि, देखिए, हर धर्म के अंदर अपनी कुछ खूबियाँ हैं, कोई भी चीज़ पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती। हर धर्म में अपनी अपनी खूबियाँ हैं। जैसे हिंदुओं में त्यौहार हैं, बहुत ज़्यादा त्यौहार होते हैं। अगर सभी धर्मों को समान कर देते तो क्या होता? लगभग जो धार्मिक रूप से जो त्यौहार हैं, जो मान्यताएं हैं, जो संस्कृतियां हैं, जो सभ्यताएं हैं, वो लगभग जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं वो नष्ट हो जाती, समाप्त हो जाती। इनके थ्रू त्यौहार और धर्म जो होते हैं, इनका दो सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। पहला ये कि इससे एक भाईचारे की भावना बढ़ती है और लोगों को एक दूसरे के करीब आने का अवसर मिलता है। चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, रमज़ान हो, जो रोज़ व्यक्ति अपने कामों में व्यस्त रहता है, लेकिन पर्टिकुलर त्योहारों पर उसको छुट्टी मिलती है तो एक दूसरे के साथ बैठ करके एक सोसाइटी के अंदर लोगों का आपस में व्यवहार जिंदा रहता है, सबसे बड़ा कारण। दूसरा क्या होता है, अलग अलग संस्कृतियां होने से वो उन अपनी संस्कृतियों को मनाने के लिए अलग अलग आयोजन करते हैं। इस आयोजन से एक बहुत बड़ी इकोनॉमी रेगुलेट होती है, क्योंकि मनाते सभी हैं लेकिन सबके मनाने का अपना एक स्तर होता है पैसा खर्च करने का। अब जैसे दीपावली है, दीपावली में सबसे ऊपर वाला क्या करेगा, वो अपने कर्मचारियों को कुछ उपहार देता है ना, कुछ पैसे देता है। सबसे नीचे वाली लेयर के जो कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे दिए से संबंधित हो गए, पोस्टर, कैलेंडर, मूर्तियाँ, अगरबत्ती, इन सब चीज़ों से फूल माला, इससे क्या होता है उस समय एक ख़रीदारी का माहौल बढ़ जाता है और इकोनॉमी ठीक ठाक रेगुलेट होती है ना। हर चीज़ के अंदर, चाहे वो आप गोल्ड से लेकर के, मिठाइयों से लेकर के, बर्तन वगैरह, सबसे एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चलती है। अगर धर्म को बराबर कर दिया गया होता तो क्या ये संभव था? फिर तो हट जाता। तो इसलिए धर्म को बनाए रखा गया। दूसरी बात, धर्म व्यक्ति के अंदर की एक भावना होती है, यानी वो अपना निजी अधिकार है। कोई व्यक्ति किस ईश्वर को कितनी आस्था से पूजेगा, ये कोई दूसरे व्यक्ति को इस पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को अभी संविधान के निर्माताओं ने देखा, भाई कोई व्यक्ति किस चीज़ में आस्था रखता है, कोई प्रकृति की पूजा करता है, कोई नास्तिक है, पूजा ही नहीं करता है, उसके अपने विचार हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए धर्म को बरकरार रखा गया। लेकिन अगर राष्ट्र का भी अपना खुद का धर्म हो जाता, इससे ये महसूस होता कि जो दूसरे धर्म हैं, जैसे मान लीजिए भारत हिंदू राष्ट्र हो जाता, तो अन्य धर्म समझते कि हमारी क्या हो रही है, अवहेलना की जा रही है। समझिए, जैसे एक परिवार के अंदर मम्मी पापा जो होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, वो किसी एक बच्चे को विशेष प्रेम नहीं देते, नहीं तो क्या होगा, बाकी जो बच्चे होंगे उनको लगेगा कि हम तिरस्कृत किए गए हुए बच्चे हैं। सबके साथ बराबर व्यवहार किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, इसलिए हाँ, उन लोगों के अपने व्यवहार कैसे भी हो सकते हैं। मम्मी को कोई बच्चा कितना मानता है, होता है ना कि पता चलता है कि जो लड़की होती है वो पापा को ज़्यादा मानती है, लड़का मम्मी को ज़्यादा मानता है, तो उनकी मान्यताएं अलग अलग बढ़ सकती हैं, लेकिन पेरेंट्स तो आपस में नहीं बांट सकते। तो ऐसे ही राष्ट्र अभिभावक की तरह होता है। ठीक है, तो आगे लिखिए, पंथ निरपेक्षता
उसी के आगे पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता से भी व्यापक शब्द है। पंथ निरपेक्षता धर्म की निरपेक्षता से भी व्यापक शब्द है। व्यापक मतलब बड़ा शब्द है। अर्थात राज्य सभी धर्मों को तो समान रूप से मानेगा और उन्हें बराबर प्रोत्साहन भी देगा। नेक्स्ट टॉपिक है लोकतंत्रात्मक। हमारी प्रस्तावना में ये शब्द भी शामिल है, लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का तंत्र यानी लोगों का सिस्टम, है ना। पहले सिस्टम कौन तैयार करता था? राजा। लेकिन अब कौन तैयार करेगा? जनता तैयार करेगी। तो इसमें क्या होगा? शासक कौन? जनता की राजा? जनता होगी। तो इस कंडीशन में जब जनता राजा बन जाएगी तो निर्णय की जो शक्ति है वो जनता के हाथों में आ जाएगी। जनता के द्वारा ही नेता चुन करके सदन के अंदर भेजे जाएंगे, है ना। अगर जनता के लिए नेता काम नहीं करता है तो जनता उनको हटा भी सकती है। तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लिखिए इसमें, लोकतंत्र में लोकतंत्र जनता के शासन से, लोकतंत्र जनता के शासन से लोकतंत्र जनता के शासन से शासित होता है। इनमें भारत का शासन केवल उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जाएगा, केवल उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जाएगा जो भारत की आम जनता से निर्वाचित होंगे, जो भारत की आम जनता से निर्वाचित होंगे। लेकिन देखिए, आम जनता से निर्वाचित तो होते हैं। हमारे यहाँ क्या है, भारत में अगर राजनीतिक रूप से देखेंगे तो क्या भारत की जनता सही तरीके से अपना प्रतिनिधि चुन पाती है? सही तरीके से देखिए, इसे कहते हैं, जैसे बचपन में आप लोग खेल खेलते थे ना, प्रथम मतलब किसी दीवार को छू करके भाग आने वाली, तो ऐसे ही राजनीति में भी इसको कहते हैं प्रथम खंभा छू लेने की प्रणाली। राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया और आम सांसद और विधायकों को चुनने की प्रक्रिया ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें तो बिल्कुल ठीक ठाक व्यवस्था है, लेकिन इसमें व्यवस्था बहुत ही बेकार है। मतलब आप अगर चाहते हो कि ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा उम्मीदवार नहीं है, तो भी वो बहुत कम वोटों से भी विजयी होकर के सदन में बैठा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं और वोटिंग
वोटिंग पड़ती है। तो वोटिंग पड़ी, मान लीजिए कि 5 पार्टियां खड़ी हैं, 5 पार्टियां चुनाव में लड़ रहे हैं, 5 कैंडिडेट। उनमें से मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसा है कि जो जीत जाता है। जीतने का मतलब है, मान लीजिए कि अगर इसको डिवाइड किया जाए, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति 40% वोट पाया, ठीक है, और एक पाता है 20%, ये 20% पाया, ये 10% पाया और ये 10% पाया, मान लीजिए, है ना। जीतेगा कौन? 40% वाला व्यक्ति जीत जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट पाया है। लेकिन होगा क्या, ये 40% वाले को विजयी घोषित किया जाएगा कि आप चुनाव में जीत गए, सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं आप, बाकी लोग हार गए। लेकिन हमने तो मान लीजिए इनको वोट नहीं दिया था, हम ये चाहते नहीं थे कि ये व्यक्ति जीते। विरोध में तो इतने लोगों को वोट दिया गया, इनसे विरोध में अगर इनका देखा जाए तो 60% हो गया, है ना। इन सभी लोगों का 60% हो गया। अब ये बताइए, जीतने वाले के फेवर में जनता ज़्यादा है या हारने वाले फेवर के? हारने वाले के। भाई ये जो 60% वोट मिला है अलग अलग कैंडिडेटों को मिला करके 60%, जीतने वाले को जो मिला है वो 40% है। इसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जनता की इच्छा, 60% जनता तो यही चाहती है ना कि ये व्यक्ति क्षेत्र का प्रतिनिधि जीता हुआ ना हो, 60% चाहते हैं। लेकिन फिर भी होता क्या है, इसी को घोषित किया जाता है। तो अब इसके पीछे का तर्क ये दिया जाता है कि भारत की जनता अभी इतनी शिक्षित नहीं है, तो एकल मत वाली प्रणाली की व्यवस्था भी बड़ी लंबी है, खर्चीली है, तो इसलिए ये वाली व्यवस्था ठीक है। लेकिन ये लग रही है ठीक है नहीं, क्योंकि आप विरोध करते हुए भी नहीं रोक सकते, समझ रहे हो। तो इसके अंदर ये एक थोड़ी सी लोकतंत्र में कमी भी होती है, लेकिन इसी को कहा जाता है कि विविधता में एकता। इन सबको मिला करके जीत कैसे जाओगे? ये तो विरोध है ना, विरोधी हैं, इन्होंने इनको वोट नहीं दिया तो इसका मतलब ये चाहते ही नहीं कि ये जीते व्यक्ति, समझ गए। चलो खैर, लेकिन रहना इसी में है। अगली है न्याय। हाँ, अगली हेडिंग है आपकी न्याय। न्याय किसे कहते हैं? जस्टिस। न्याय क्या व्यवस्था है? किसे न्याय कहते हैं? बोलो, न्याय किसे कहते हैं? न्याय का अर्थ होता है कि व्यक्ति व समूहों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, म्यूचुअल रिलेशन, सामंजस्य स्थापित करना। वस्तुतः न्याय एक सिद्धांत है। सिद्धांत समझ रहे हो ना? नियम नहीं है। सिद्धांत बदल जाते हैं, नियम नहीं बदलता कभी, है ना। तो सिद्धांत है और ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लागू होगा। न्याय एक सिद्धांत है जो अधिकारों के साधारण वितरण को
नियंत्रित करता है। अधिकारों के साधारण वितरण को नियंत्रित करता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। जिसके अंतर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, तथा राजनीतिक न्याय का वर्णन देखने को मिलता है। अब देखिए सामाजिक न्याय क्या चीज़ होता है, पहले समझ लो जरा। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में इक्वलिटी बरकरार रहे। तो जब समाज में इक्वलिटी बरकरार रहे तो उस इक्वलिटी को बराबर करने के लिए क्या व्यवस्था है? पहले क्या समान व्यवस्था थी? जाति के आधार पर वर्ग बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। क्या सबको न्याय मिल पाता था? नहीं। नीचे सबसे निचले तबके के व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी क्या बराबर थी ऊपर वाले के? नहीं थी। अनटचेबिलिटी का शिकार, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, समाज से उनको अलग रखा जाता था। एक वर्ग तो बिल्कुल इतना अलग हो गया कि उसने समाज ही छोड़ दिया, जिसको एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, समाज से कट करके जंगल में रहने लगा। आज भी वही स्थिति है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो सरकार ये जो आरक्षण की व्यवस्था करती है वो एक जरिया बनाती है कि इनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है इनको किसी तरह से बराबर लाया जा सके। उस बराबर लाने के लिए जो सरकार है शिक्षा की व्यवस्था करती है। अब शिक्षा की व्यवस्था, क्योंकि इनके पास धन की कमी होती है तो शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ये लोग आगे ज़्यादा पढ़ सकें इसलिए कॉलेजों में इनके लिए सीटें आरक्षित रखना, फीस में व्यवस्था करना यानी फ्री एजुकेशन देना या स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना, ताकि ये पढ़ करके जब एक विशेष क्षेत्र में उन्नति करके नौकरी वगैरह के पद पर जाएंगे तो इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बराबर होगी। तो जो अनटचेबिलिटी का शिकार था, क्योंकि अब वो किसी एक विशेष पद के जिम्मेदारी को निभा रहा है तो वहाँ पर सभी वर्गों के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उस अधिकारी से। मान लीजिए एक IAS ऑफिसर बन गया एक SC कैटेगरी का व्यक्ति, तो बाकी के सारे समाज के लोगों को उससे ज़रूरत पड़ेगी, सबको जाना पड़ेगा। तो वो समाज से कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? प्रतिष्ठा देना पड़ेगा। और उसको देखते हुए बाकी सभी लोग जो नहीं मेहनत किए थे या मौका नहीं मिलता था बढ़ने का, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, वो लोग भी कोशिश करेंगे। तो क्या इससे इक्वलिटी आ रही है कि नहीं? इसी को कहते हैं समाज के अंदर सामाजिक इक्वलिटी। समझ रहे हो? उसके बाद में लिखवाएंगे आर्थिक और राजनीतिक। थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए सामाजिक वाले में। सभी व्यक्तियों को, नहीं इसी के अंदर है, पहले या छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए सामाजिक न्याय लिखिए। इसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी वर्गों के
लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए पूर्ण अवसर मिलता है। सभी व्यक्तियों को आरक्षण, शिक्षा और रोजगार के द्वारा सरकार सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश करती है। हो गया। अब नीचे है, अगली हेडिंग है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय किसे कहते हैं? पैसे से। तो आर्थिक न्याय कैसे हो पाएगा? न्याय को एक लाइन में ही मैं बताया हूँ, न्याय का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या? बराबरी ले आना, समानता पैदा करना। तो समाज के अंदर दो ग्रुप हैं, एक एलिट क्लास, एक लोअर क्लास, है ना? एक शोषित, एक पीड़ित, एक अमीर, एक गरीब। तो बराबर कैसे होंगे? क्या व्यवस्था की जाए? गरीब वाले को अकाउंट में 15-15 लाख भेज दिया जाए, इससे आर्थिक समानता आ जाएगी, आपको लगता है? नहीं आएगी। समाज के अंदर क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी, व्यक्ति काम करना बंद कर देगा। समझे? आर्थिक समानता लाने के लिए सरकार टैक्स की व्यवस्था करती है। ये जो टैक्स के स्लैब्स हैं, इस टैक्स के द्वारा सरकार क्या करती है? अमीरों से, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो उनसे इनकम टैक्स ले करके गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे मनरेगा की व्यवस्था, 100 दिन का रोजगार देने की एक गारंटी योजना है। तो उस योजना में जो लगा हुआ पैसा है सरकार के पास कहाँ से आता है? अमीर लोगों से इनकम टैक्स ले करके इसकी व्यवस्था की जाती है। पेंशन की योजना, विकलांगों के लिए योजना, वृद्धा पेंशन योजना, या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का अंग भंग हो गया हो, मतलब पैर कट गया है, हाथ कट गया है, अपाहिज हो गया है, उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करना, ये सब क्या है? आर्थिक न्याय ही तो है। अगर सरकार इसकी व्यवस्था ना करे तो ये खाई और बढ़ती चली जाएगी कि नहीं अमीर गरीब के बीच में? सरकार कोशिश करती है ना, इसको बहुत ज़्यादा ऊपर ना उठने दिया जाए और इसको बहुत ज़्यादा नीचे ना गिरने दिया जाए। इससे भी ज़्यादा, अगर ज़्यादा खाई होगी तो क्या हो जाएगा? अमीर और गरीब के बीच में ज़्यादा गैप होने से क्या होगा? हिंसा बढ़ जाएगी, हिंसा ज़्यादा बढ़ जाएगी, लूट, मारकाट, हत्या, इन सब में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो जाएगी। भाई व्यक्ति के पास में अगर खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं अगर होंगी तो वो क्यों गलत काम की तरफ जाएगा? लेकिन अगर उसके पास में कोई रास्ता अगर नहीं हुआ तो इस काम के लिए प्रोत्साहित हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, तो हिंसा ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए सरकार कोशिश करती है कि इस गैप को बहुत ज़्यादा नहीं होने दिया जाए। तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं के ज़रिए वो आर्थिक न्याय देने की कोशिश करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास इसके आगे से करेंगे हम लोग।